करेंसी का सीधा अर्थ है कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी वस्तु जो सभी वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करे। इसीलिए आप देखिए प्राचीन काल से जो बहुमूल्य धातुएं थी उनका प्रयोग सिक्कों के रूप में या मुद्रा के रूप में किया गया, जैसे सोना और चांदी वगैरह। देंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। जैसे आप एक नोट लेते हैं, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ। कुछ शासकों द्वारा चमड़े के सिक्के भी चलाए गए, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि समय के साथ चमड़े के सिक्के सड़ जाते थे, जिससे उनका लाइफ बहुत कम था। कि जो हीरोइन, कोकेन और जो नशीले पदार्थ हैं उनका व्यापार, आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रग्स है वो कहाँ से आते हैं? नमस्कार साथियों, IMS में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में RBI द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-रुपए परियोजना की शुरुआत की गई है। आइए हम इसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये करेंसी क्या है और करेंसी से पहले कौन सी व्यवस्था थी, या करेंसी के समकालीन पहले कौन सी व्यवस्था थी। तो जब भी करेंसी की बात आती है, यानी कि पैसे की, तो इसकी शुरुआत जो है वो लेन देन से हुई, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसको हिंदी में वस्तु विनिमय सिस्टम ही कहते हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि जैसे आपको गेहूं की ज़रूरत है और मेरे पास चावल है, तो आप अपना चावल हमें दे दीजिए, हम अपना गेहूं आपको दे देंगे। ये सिस्टम शुरुआत में काफ़ी आसान था और प्राचीन काल में काफ़ी प्रचलन में था। अभी भी आप गांव घर में देखिएगा तो इस सिस्टम काफ़ी प्रचलन में है। मान लीजिए आपके पास आलू है, हमारे पास दाल है, तो लोग उसका एक मूल्य निर्धारित करके आलू और दाल दे देते हैं। लेकिन इस समस्या, जब व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़ती है तो समस्याएं आने लगती है। साधारण अगर मान लीजिए दाल और आलू में ही बदलना है, तो आलू का कीमत भी बढ़ता घटता रहता है और दाल का कीमत ही घटता बढ़ता है। और अगर सीधा बात किया जाए तो 1 किलो आलू के बदले 1 किलो दाल दिया जाता है। तो ये मन में हो सकता है कि दाल का वैल्यू तो ज़्यादा है, आलू का कम है। तो इस तरह कोई भी आपको टोपी पहना सकता है। तो इससे मतलब कालांतर इस व्यवस्था के दोष के निराकरण के रूप में जो दूसरी व्यवस्था हुई, जिसको हम करेंसी सिस्टम कहते हैं। करेंसी का सीधा अर्थ है कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी वस्तु जो सभी वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करे, यानी कि कोई जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक मूल्य निर्धारित होगा, जो कि एक मुद्रा के रूप में होगी, जो कि सोने या चांदी या किसी और सिक्के के, या बाद में फिएट करेंसी का जो भी प्रचलन आया। तो करेंसी का जो परिभाषा है वही है कि करेंसी इज व्हाट कैन बी यूज्ड। करेंसी किसी भी वस्तु का करेंसी के रूप में प्रयोग हो सकता है जो कि वो अल्टीमेटली उसका वैल्यू देता है, यानी उसका वैल्यू क्या है। इसीलिए आप देखिए प्राचीन काल से जो बहुमूल्य धातुएं थी उनका प्रयोग सिक्कों के रूप में या मुद्रा के रूप में किया गया, जैसे सोना और चांदी वगैरह। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं। शुरू में जो मुद्राएं थी वो सिक्के के रूप में थी, जिस पर कभी फिर चर्चा होगी। लेकिन जैसे वो सोना, चांदी, तांबा और पीतल, ये पीतल, ये तांबा और ये अन्य भी धातुओं के साथ होती थी। धातुओं के साथ का बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इनकी आयु ज़्यादा होती थी और ये लंबे समय तक प्रयोग में बने रहते थे। फिर बाद में एक कागजी मुद्रा का चलन में आया, जिसको फिएट करेंसी भी कहते हैं। फिएट करेंसी का मतलब एक कागज़ है और उसमें मतलब उसका एक वैल्यू निर्धारित कर दिया गया है, जिसको आप मान के चलते हैं कि हम ये देंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। जैसे आप एक नोट लेते हैं, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ। और इस केंद्र सरकार के या RBI गवर्नर के इस वचन को हम मानते हुए अगले को ये धनराशि पकड़ाते हैं, वो भी उसको मानते हुए धनराशि ले लेता है। यानी कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट के रूप में ये चलता है। तो करेंसी में एक 5A का फैक्टर है, जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। करेंसी के में 5A को महत्वपूर्ण माना जाता है कि पहला है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता।
कि जो पुराने ज़माने में जो मुद्रा का चलन था या मुद्रा के रूप में जिन धातुओं का प्रयोग होता था वो प्रायः कीमती धातुएं थी, जैसे सोना और चांदी। ये कभी भी नहीं होता था कि जो बहुत ही उपलब्ध है उस धातु का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस बात का डर था कि नकल हो सकता है, फेक करेंसी का डर उस समय भी था। मध्यकालीन में एक दो शासकों ने इस पर प्रयोग किया जो कि बुरी तरह नाकाम रहा। दूसरा एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि जो मुद्रा हो वो आम जनता को सहज ही उपलब्ध हो जाए। और तीसरा एक्सेप्टेंस, कि उस मुद्रा को सभी आदमी स्वीकार करते हो, या ऐसा नहीं कि एक आदमी उसको स्वीकार कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी, कि वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी के लिए सर्व सुलभ हो। और अवेयरनेस, यानी कि पैसे के बारे में जागरूकता बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो हमको मुद्रा मिल रही है उसका वैल्यू कितना है, इसमें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, सही है नकली। जैसे अभी के समय में आपको कोई 500 का नोट पकड़ा दे या 2000 का नोट पकड़ा दे तो अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गया। पहले होता था कि लोग नकली नोट ही पकड़ा के चले जाते थे, तो फिर जब लोगों में जागरूकता आई तो उसके जो कई जो चिन्ह है उसको लोग ध्यान से देखने लगे, और इस तरह लोगों में जागरूकता आई कि करेंसी या नोट या मुद्रा जो है वो सही है गलत है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका संचय कैसे करना है। मुद्रा की जो सबसे लाभ की बात की जाए, मुद्रा की जो लाभ है सबसे पहला उसका संचय होना है। जैसे शुरुआती चरण में कि कुछ शासकों द्वारा चमड़े के सिक्के भी चलाए गए, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि समय के साथ चमड़े के सिक्के सड़ जाते थे, जिससे उनका लाइफ बहुत कम था। तो मुद्रा का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो स्टोरेबल हो, ताकि उसको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में लोगों का एक चलन था कि वो लोटे में या गगरी में सिक्का को डाल करके ज़मीन में गाड़ देते थे, जिससे लंबे समय बाद विपत्ति के समय उसका उपयोग किया जाए। तो धन का एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि हम उसको स्टोर कर सकें। दूसरा है एक्सचेंज वैल्यू, कि जब भी हम उसको कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसका वैल्यू समय के साथ हमको एक नियत मिले, यानी 10 रुपये का जो वैल्यू है अभी भी 10 रुपये बाद में, हालांकि इन्फ्लेशन भी एक चीज़ होती है, लेकिन प्रायः यह माना जाता है कि जो सिक्का है उसका वैल्यू समय के साथ बढ़ता है, हालांकि अभी के समय में घट रहा है, मतलब महंगाई दर के साथ वो घटता है। और तीसरा एक्सेप्टेंस, कि वो सभी जगह सभी लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, दुकानदारों द्वारा, यानी समाज के सभी वर्ग द्वारा वो समर्थन प्राप्त हो। वर्तमान मुद्रा प्रणाली की खामियां जो आरबीआई का सिरदर्द बनी हुई हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। जो अभी हमारे देश की देश विरोधी ताकतें हैं उनके लिए पैसा उगाही करने का जो 3 प्रमुख साधन है वो यही है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसे का अवैध लेन देन। दूसरा जो है वो है टेरर फाइनेंसिंग, यानी आतंकवादियों को पैसे का जो आपूर्ति होता है या आतंकवादियों का जो लेन देन है वो टेरर फंडिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है। और तीसरा है ड्रग फाइनेंसिंग। जो भी आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए या देश विरोधी जुड़ी हुई ताकतें हैं वो अपना वित्तीय खर्च उठाने के लिए कुछ गलत धंधे करती, जिसमें सबसे प्रमुख है ड्रग डीलिंग, यानी कि जो हीरोइन, कोकेन और जो नशीले पदार्थ हैं उनका व्यापार। और अभी देखिए हमारे देश में भी जैसे पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में ड्रग का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रग्स है वो कहाँ से आते हैं? ये सभी सीमा पार से आ रहे हैं ड्रग्स, और इनको बेचने का काम जो है वो देश विरोधी ताकतें कर रही है। या कहिए सीधा सीधी बात कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो आप देश के खिलाफ गतिविधियों को फाइनेंस करते हैं, चाहे उससे हमारा कोई जवान शहीद हो, कोई बम ब्लास्ट हो या अंततः कोई आम नागरिक मरे, हमारे देश की हानि होती है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहा है कि आप ड्रग अब्यूज़ से, हम आम आदमी ये दो तो हमारे बस के बाहर है, लेकिन ड्रग अब्यूज़ से दूर रहें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताइए और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।